हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक नया चैप्टर जो कि क्लास 11th का है, जिसका नाम है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, या जिसको हम बोल सकते हैं मोशन एंड 1D, या जिसको हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो कई तरह के नाम उसके पॉसिबल हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि पार्टिकल जब कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो इसी चैप्टर का नाम और भी जो है मोशन एंड 1D, 1 डायमेंशन भी कह सकते हैं, या फिर इसको मोशन एंड स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर आता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स ब्रांच का मतलब क्या है, आइए देखते हैं बोर्ड पे। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये एक रिजिड बॉडी है, तो इसमें अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, या फिर ये भी कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहे। तो इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट्स, ओके। डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जब इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस सेपरेट हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, ठीक है। तो जो मैकेनिक्स है हमारे पास, मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। मोटे तौर पे मैं आपको अगर बताऊं तो स्टैटिक्स का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी जो मूव ना कर रहे हो। डायनामिक्स का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी जो मोशन में हो। तो क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? एट रेस्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में है, जिस पे जो ना कि मूव कर रही है ना कुछ कर रही है, सिर्फ उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो रखी हुई है रेस्ट में। और सेकंड हमारे पास है डायनामिक्स। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। मतलब फोर्सेस जो है वो दोनों में काम करेगा, दोनों पे अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टैटिक का बात, अगर स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो। और डायनामिक का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो। तो है वो आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। इतना मैं हटा दे रहा हूँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उस पर आते हैं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। तो जो चैप्टर का नाम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल जो भी मोशन कर रहे होंगे वो किस तरह का मोशन कर रहे होंगे। पार्टिकल जो मोशन करेंगे वो कैसा मोशन करेंगे? स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसको एक नाम से और बुला सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एक नाम और होता है मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली होगा क्या कि पार्टिकल जो भी होंगे वो सबके सब कहाँ मूव करेंगे? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर का जो नाम है मोशन उसमें आ रहा है मोशन। तो ये मोशन चीज होती क्या है? व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट? ये दोनों जो टर्म हैं वो है क्या? एक्चुअल में वो चीज क्या है? रेस्ट और मोशन होता क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसको, रेस्ट और मोशन क्या होता है। ओके, तो जो मैंने हेडिंग लिखी है मोशन एंड रेस्ट, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे मान लिया कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल के पास हमेशा दो पोजीशंस होती हैं अगर वो पार्टिकल मूव करता है। इनकेस अगर पार्टिकल मूव नहीं भी करता तब भी उसके पास दो पोजीशंस होंगी। एक होगी उसकी इनिशियल पोजीशन, एक होगी उसकी फाइनल पोजीशन। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा तो उसके पास दो पोजीशंस कहाँ से आई? वो तो एक ही जगह पे फिक्स है, तो अपनी जगह पे ही रखा है, तो वो कहीं जब गया नहीं है, आगे नहीं गया, पीछे नहीं गया, दाएं नहीं गया, बाएं नहीं गया, तो उसके पास दो पोजीशंस कहाँ से आई? दो पोजीशंस होने का मतलब वहाँ पे ये है कि उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन सेम है, बस
लेकिन जब पार्टिकल मूव करेगा, मोशन करेगा, तो उसकी जो दोनों पोजीशंस होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे पार्टिकल के पास कितनी पोजीशंस होंगी? 2 पोजीशंस होंगी, और जिनको हम बोलेंगे क्या? एक होगा हमारा इनिशियल पोजीशन और एक होगा हमारा फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहां से पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, फ्रॉम वेयर पार्टिकल स्टार्ट्स, जहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है अपनी मोशन को। और फाइनल पोजीशन क्या होगी? एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, यानी जहां पे पार्टिकल रुक जाएगा उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो इस तरह से हमारे पास 2 पोजीशंस हो गई, एक हो गई इनिशियल पोजीशन और एक हो गई फाइनल पोजीशन। यानी पार्टिकल जहां मोशन को स्टार्ट करेगा जिस पॉइंट से, उसको हम बोल देंगे इनिशियल पोजीशन, और पार्टिकल जहां पे रुक जाएगा उसको हम बोल देंगे फाइनल पोजीशन। अब बात आती है मोशन की। तो कोई भी पार्टिकल अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे मान लिया कि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, सबको पता होगा यहाँ ओरिजिन है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी पार्टिकल जब अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा तो जिस पॉइंट से वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। और ये तो सबको पता है कि ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन का लेफ्ट नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। तो अगर इन केस पार्टिकल ने पॉइंट ए से अपनी मोशन को स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशंस को चेंज किया, यानी पहले वो ए पे था फिर वो बी पे पहुंच गया। तो ए को हम क्या बोलेंगे? ये है इनिशियल पोजीशन, और बी को हम क्या बोलेंगे? ये है फाइनल पोजीशन। तो जब पार्टिकल ए से बी पहुंचा है तो वो मूव करके ही पहुंचा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, देखिए टाइम हमेशा बढ़ रहा है, टाइम तो कभी घटेगा नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि पार्टिकल ए से बी पहुंच गया, तो ए से बी को कैसे पहुंचा होगा? भाई चल के पहुंचा होगा, दौड़ के पहुंचा होगा, कैसे भी करके पहुंचा है। तो ए से बी जाने में उसने अपनी पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। तो जब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ए से बी पहुंच गया वो, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। इन केस अगर इनिशियली पार्टिकल ए पे था, आफ्टर सम टाइम देखा उस पार्टिकल को, तब भी वो पार्टिकल ए पे ही है, तो उसको हम बोल देते हैं रेस्ट। यानी रेस्ट में क्या होगा? पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, और मोशन में क्या होगा? पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा। लेकिन रेस्ट और मोशन बिना रेफरेंस फ्रेम के या बिना ऑब्जर्वर के बताना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अब ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम, ये एक नई चीज ऐड हो गई इसमें। तो ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। देखिए, ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर या इसी को बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर कहो या रेफरेंस फ्रेम कहो, एक ही बात है। तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? जहां से हम पार्टिकल की स्टेट को जज करते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, ये वो स्टेट नहीं है जो आप सोच रहे हो। रेस्ट और मोशन, ये वाली मोशन वाली स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस वाली स्टेट की बात बिल्कुल नहीं हो रही, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो वो मोशन हो गया। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट हो गया। लेकिन बिना ऑब्जर्वर के हम नहीं बता सकते कि पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? फ्रॉम वेयर एनी पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड, यानी जिस पॉइंट से हम किसी भी पार्टिकल को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे? रेफरेंस फ्रेम बोल देंगे, या फिर उसी को हम क्या बोल देंगे? ऑब्जर्वर बोल देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास ये बस है, ठीक है,
और इसके बाकी के पहिए उस साइड है वो दिखाई नहीं देंगे। एक हमारे पास ये बस है, यहाँ पे बस का ये ड्राइवर बैठा हुआ है, इसमें ये पीछे कई सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, ये देखो ये हो गए कई सारे पैसेंजर्स हो गए। यहाँ पे मान के चलते हैं एक पेड़ लगा हुआ है, इस तरह से ये एक पेड़ बना दिया, ये देखिए एक यहाँ पे ये पेड़ बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको बोल दिया ट्री, ट्री है। ये एक आदमी है तो इसको बोल दिया मैन, इसको बोल दिया ए बी सी, इस तरह से कई सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे अगर रेस्ट और मोशन की बात करते हैं तो क्या होगा, बात करी जाए कि अगर ये बस v स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, मान लो v स्पीड से ये बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, रेस्ट में है, और ये ट्री है, ऑब्वियस सी बात है वो तो रेस्ट में रहेगी रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जब ये बस मूव करेगी तो ड्राइवर भी मूव करेगा, ये सारे पैसेंजर्स भी उतनी ही स्पीड से मूव करेंगे जितनी स्पीड बस की होगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ड्राइवर के रिस्पेक्ट में पैसेंजर सी क्या कर रहा है, ठीक है, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में पैसेंजर सी क्या कर रहा है, तो जितनी स्पीड से ड्राइवर मूव कर रहा है यहाँ बस के साथ, उतनी ही स्पीड से ये पैसेंजर सी भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो जितनी स्पीड ड्राइवर की होगी उतनी स्पीड पैसेंजर की होगी। तो इस ड्राइवर के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर सी है वो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो मूविंग फ्रेम में बैठा हुआ है, और ये जो पैसेंजर सी है ये भी मूविंग फ्रेम में बैठा हुआ है, और दोनों की स्पीड कैसी है, सेम है। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो अभी इस पैसेंजर सी को कौन देख रहा था, ड्राइवर देख रहा था, तो ड्राइवर क्या हो गया हमारा, ऑब्जर्वर हो गया। ड्राइवर को हम क्या बोल देंगे, ऑब्जर्वर बोल देंगे। अब बात करते हैं इस आदमी की। तो अगर ये आदमी जो मैन है, अगर ये आदमी इस सी को देखेगा, ये सी का मतलब क्या है, यहाँ पे पैसेंजर है, अगर ये आदमी इस सी को देखेगा तो ये आदमी इस सी के बारे में क्या बोलेगा कि ये जो सी पैसेंजर है वो मोशन में है। क्यों है मोशन में, क्योंकि ये खुद रेस्ट में है, ठीक है ना, ये खुद रेस्ट में है, बस आगे मूव कर रही, बस की वजह से ये पैसेंजर भी आगे मूव करता जा रहा है। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। अभी ये आदमी रेस्ट में था ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, और अभी ये पैसेंजर जो है इस आदमी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम को चेंज किया है, तो रेफरेंस फ्रेम के चेंज करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेस्ट और मोशन है वो भी बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ओके। अब बात करते हैं इस ट्री की। अगर ये ट्री इस आदमी को देखेगा तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर क्या कर रहा है, इस ट्री के रिस्पेक्ट में भी ये पैसेंजर बिल्कुल मोशन में है। क्यों है मोशन में, क्योंकि ये ट्री जो है वो खुद रेस्ट में है। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, जो या जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को जज करते हैं, या जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। रेफरेंस फ्रेम चेंज होने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंजमेंट हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंपलसरी ही है होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेंजमेंट हो भी सकता है, चेंजमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम चेंज होने से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट मींस रेस्ट में है या मोशन में है, वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात आपको क्लियर हो गई, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस डी के रिस्पेक्ट में ये सी रेस्ट में था, तो अभी ये डी क्या है, ऑब्जर्वर है। अब अगर ऑब्जर्वर की हम बात करते हैं, ए पे है, मानिए ए अगर सी को देख रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में भी सी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो मैंने वही तो बोला था कि चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डी के रिस्पेक्ट में भी सी रेस्ट में था, ए के रिस्पेक्ट में भी सी रेस्ट में ही है। क्लियर हो गई बात। तो यहां से हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर जो ऑब्जर्वर हम लोगों ने लिए हैं, अगर दोनों ऑब्जर्वर या जितने भी ऑब्जर्वर हम लोगों ने लिए हैं उन सबकी स्पीड सेम हो, रेस्ट में भी हो सकते हैं या अगर मूव कर रहे हैं तो सेम स्पीड से मूव कर रहे हो। जैसे यहाँ पे डी v स्पीड से मूव कर रहा था, ए v स्पीड से मूव कर रहा था, तो डी सी के बारे में जो बताएगा वही चीजें ए सी के बारे में बताएगा, क्योंकि डी का वेलोसिटी कितना है v और ए का भी वेलोसिटी कितना है हमारे पास v। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से।
तो ये होता है रेस्ट और मोशन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेस्ट और मोशन है वो बिना रेफरेंस फ्रेम के रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग कोई भी सिंगल बात नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जांपल और देके आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम बात करते हैं अर्थ की और मून की, ठीक है। तो ये है हमारा अर्थ, मान के चलते हैं ये अर्थ है और ये हमने मान लिया है मून, मान लिया है बस, ठीक है। अर्थ पे एक इंसान है, ये मान लिया ए। यहाँ मून पे भी एक इंसान खड़ा हुआ है, इसको मान लिया बी। और मून यहाँ अर्थ पे एक इंसान और खड़ा हुआ है, इसको मान लेते हैं सी। अब बताएं ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, सोच लो अच्छे से। ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी मोशन कर रहा है। कैसे? क्योंकि ए खुद मूव कर रहा था और बी भी मूव कर रहा है। भाई मून और अर्थ दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी की, तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। क्योंकि ए जो है वो खुद कैसा फ्रेम में मौजूद है, मूविंग फ्रेम में, और बी भी कैसे फ्रेम में है, मूविंग फ्रेम में। तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सी के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, मोशन ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में सी क्या कर रहा है, रेस्ट में। बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब ए के रिस्पेक्ट में सी रेस्ट में क्यों है, क्योंकि जितनी स्पीड ए की है उतनी स्पीड सी की है। जैसे बात करते हैं एक बाइक है, ठीक है। एक बाइक है, बाइक चला रहा है कोई बंदा और उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो बाइक को चला रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ है उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। क्यों होगी 0? क्योंकि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब तक एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन में इफेक्ट ना पड़े तब तक मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल टाइम के साथ अपनी स्पीड को पोजीशन को चेंज करेगा तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे, मोशन बोल देंगे। और अगर पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेस्ट बोल देंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। अब बात करते हैं आगे। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि पार्टिकल यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, एक सीधी लाइन में मूव कर रहा होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया पोजीशन के बारे में कि किसी भी पार्टिकल की 2 पोजीशंस होती हैं। एक होता है इनिशियल पोजीशन, एक होता है फाइनल पोजीशन। जी इनिशियल पोजीशन का मतलब जहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है और जहां पे पार्टिकल अपनी मोशन का एंड करता है उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। अगर पार्टिकल मूव करेगा तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग-अलग पॉइंट पे बनेंगी, और अगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अब हम बात करते हैं आगे की कि इसमें जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप लोगों ने सब पढ़ी है 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पे उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो बात करते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए तो डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम डिस्प्लेसमेंट में निकालना है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, अगर हमें उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल कितना कम से कम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे, जैसे पार्टिकल इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन, ये हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन। क्यों होगी इनिशियल, क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट किया। ये फाइनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपनी मोशन को खत्म कर दिया। अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन को पकड़ो,
फाइनल पोजीशन को पकड़ो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। इसको हम क्या बोल देंगे, इस स्ट्रेट लाइन की जो भी लेंथ होगी उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी लेंथ जो भी हो उसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट नहीं ना? ओके। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी भी क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च करो इनिशियल पोजीशन कहाँ है, उसके बाद आप देखो फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मिल जाए दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, उस स्ट्रेट लाइन की जो भी लेंथ होगी वो हमने डिस्प्लेसमेंट ही निकाला एक्चुअल में। ठीक है, आप बात करते हैं इसके यूनिट की, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक लेंथ है तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर हो जाएगा। बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जब लेंथ है तो डायमेंशन एल होगा। अब बात करते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप की है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। और ये किस चीज की डायरेक्शन निकाली, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया होगा इतना आप सबको? ओके। अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, और डिस्टेंस के बारे में बात करने के बाद फिर इस पे करते हैं क्वेश्चन बेहतरीन सा। तो डिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। डिस्टेंस का मतलब है द रियल पाथ लेंथ। पार्टिकल जिस पाथ पे एक्चुअल में जा रहा है उस पाथ की जो भी लेंथ बनती जाएगी आप उसको ऐड करते चले जाओ। पार्टिकल कैसे भी जा रहा हो, गोल जा रहा हो, स्ट्रेट जा रहा हो, कर्व में जा रहा हो, पार्टिकल कैसे भी जा रहा हो उसकी लेंथ को आप ऐड करते चले जाओ। पार्टिकल पहले सीधा गया, फिर ऐसे चला गया, फिर वो लौट के इधर आ गया, कैसे भी पार्टिकल जाता रहे आप सब ऐड करते चले जाओ। जितना भी है सब ऐड करते चले जाओ, हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा इसका, सिंपल है, बताओ यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, सिंपल। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्केल। ठीक है, क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। आपको इतना समझ आ गया होगा? ओके, सिंपल है बहुत ज्यादा। अब करते हैं इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन हो जाए, एक सवाल हो जाए। जैसे एक ये पार्टिकल है, ये चला जा रहा है, इस तरह से चला जा रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, चला जा रहा है, चला जा रहा है। ये सेमी सर्कुलर पाथ बना रहा है, सेंटर इसका हुआ है, इसकी रेडियस आर है। ये भी सेमी सर्कुलर पाथ है, बस इसकी रेडियस 2r है। अब ये कितना है, ये कितना है, अरे ये a और ये b है। a की वैल्यू 7 मीटर, b की वैल्यू 8 मीटर, r कितना दूर कितना दूर, चलो 11/पाई मीटर। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, इसलिए ये 11/पाई दिया। निकाल के बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। निकालो A से E तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निकालो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो अब मैं करता हूँ इसको नाउ। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको A से E तक। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जैसे जैसे जाता है उसको ऐड करते चले जाएंगे। A से B गया, स्ट्रेट लाइन कितना चला, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो पार्टिकल A से B गया, कितना चला, A चला, A कितना है 7, प्लस B से C सीधा नहीं गया था, कर्व में गया था। ये कर्व कैसा है, सेमी सर्कुलर कर्व है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कर्व की जो रेडियस r है, तो ये सर्कमफ्रेंस कितना होगा, अरे यार पूरा सर्कल होता, सर्कमफ्रेंस कितना होता है, कितना होता है इसका सर्कमफ्रेंस पूरे का 2πr, कितना होता है 2πr, तो आधे का कितना होगा पाई है, प्लस ये कितना चला b, प्लस
यहाँ पे कितना होगा ये, इसका सर्कमफ्रेंस पूरा अगर सर्कल होता तो कितना सर्कमफ्रेंस होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस है 2r, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर सॉरी, और ये आधा है हमारे पास तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 7 प्लस पाई इंटू आर कितना है 11 अपॉन पाई, अरे यार इसीलिए तो दिया था ये कैंसिल हो जाए, प्लस बी कितना है 8 प्लस ये देखो 2 पाई आर 11 अपॉन पाई, ये पाई भी खत्म हो गया, कट गया बेचारा नहीं रहा, तो 7 प्लस ये 11 प्लस ये 8 प्लस ये 11 2 जा 22 है ना, ऐड तो करना आता होगा, नहीं आता तो लाइन खींच लोगे आप बचपन में जैसे करते थे, तो 11 कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 33, तो ये 48 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये जो है हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया है, डिस्टेंस निकाल दी है। कोई डाउट हो इतनी बात में तो आप पूछ सकते हैं, ये आ चुका है हमारे पास डिस्टेंस। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे मैंने बताया, सबसे पहले सर्च करो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है ये पे है, वेयर इज द फाइनल पोजीशन ई। अब इनको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जब आप मिलाओगे तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन है ए से ई तक की जो स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसकी जो भी लेंथ होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे कितना होगा, ये ए है, ए कितना है 7 प्लस ये पूरा, अरे यार डायामीटर है, सर्किल आधा हो चाहे पूरा हो, डायामीटर तो डायामीटर है, तो ये डायामीटर कितना होगा 2r, r हमारे पास कितना, चलो लिख देता हूँ 2r प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये पूरा कितना होगा, ये 2r है 4r हो गया, सिंपल है, सॉल्व कर दो। तो 7 प्लस 2r है 11 अपॉन पाई प्लस ये 8 प्लस 4 r है 11 अपॉन पाई। अब यार इसको सॉल्व करना है तो करते हैं, तो 8 7 15 प्लस 22 अपॉन पाई को लिखते हैं 22/7 ऊपर आएगा, और ये 40 ये 4 इंटू 11 44 और पाई 22 अपॉन में 7 वो ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ये कंप्लीट आ गया 15 प्लस 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 15, यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 36। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 36 और डिस्टेंस आ गई हमारी 48। अरे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि ये दोनों अलग अलग आ गए, डिस्टेंस 48 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 36 निकल गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि डिस्टेंस अलग आ रही और डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है देखते हैं। देखिए जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, पार्टिकल सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, तो जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन पॉइंट लगा के, व्हेन पार्टिकल does not change its direction of motion, then इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, हमेशा इक्वल होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं मान लूं एक पार्टिकल है, ऐसे जा रहा है, ये ओरिजिन, जहां से पार्टिकल स्टार्ट करेगा अपनी मोशन को उसको हम क्या बोल देंगे, वो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन। ओके, तो ये जहां से पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा उसको हम ओरिजिन बोल देंगे। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ये ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये ओरिजिन हो गया उसका।
अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा, चला जा रहा। इस केस में अगर वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, मोशन की जो डायरेक्शन है अगर उसको वो कभी चेंज नहीं करेगा, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, सेम। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, व्हेन पार्टिकल चेंजेस its direction of motion, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फैक्टर क्वांटिटी। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से उसने मोशन स्टार्ट किया, वो बी तक गया, ए से बी तक जाने में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो जब वो ए से बी जा रहा था, जब वो सीधा ए से बी जा रहा था, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी निकाली, डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी 10 मीटर। ओके, अब बात करते हैं, अब वो B से लौटना स्टार्ट करता है और मान लिया कि B से वो इस पॉइंट C तक आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या है, C। कितनी डिस्टेंस कवर करके आ गया, 3 मीटर। मान लो वो B से C आ गया 3 मीटर। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस तो हमेशा पाथ पे डिपेंड करेगी। पाथ बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस ऐड होती जाएगी, पाथ बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस ऐड होती जाएगी। तो अभी वो पहले गया था 10, अभी वो 3 मीटर लौट के आ गया, आ जाए लौट के तो क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 + 3 तो 30। ठीक, और इस केस में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, ये पहले यहाँ से आता गया, कितना चला, 10 चला, प्लस डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा था, ये प्लस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है। और फिर वो लौटना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। कितना लौटा, 3 लौटा, तो कितना बचा, 7 मीटर। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना निकल के आ चुका है, 7 मीटर। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये जो लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ओके। अब इतना क्लियर हो गया, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कब बड़ी होगी। वैसे तो देखा जाए कि पार्टिकल अगर अपनी मोशन को चेंज करता है तो डिस्टेंस हमेशा ही बड़ी होगी, डेफिनेटली डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है कि पार्टिकल जैसे जैसे चलता जाएगा डिस्टेंस ऐड होती जाएगी, क्योंकि पाथ जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो फिर फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हों और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।